आज के शो में कराची का सियासी दर्जे हरारत, बढ़ती हुई कशमकश, सियासी दावपेच और बल्दिया कराची मुस्तकबिल का मंजरनामा क्या? निशानदही, छापे, गिरफ्तारियां, नताइज क्या? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़, सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूँ आपके साथ सैफान खान। इंतहाई अहम मामला है, इस पर संगीन नौयत का। कराची की सियासत का मंजरनामा क्या होगा? बिलखुसूस बहुत से सवालात उठ रहे हैं। यानी जो तनकीद करने वाले हैं वो इसको कुछ कहते हैं जी कि रीमॉडलिंग हो रही है। अब रीमॉडलिंग एक बड़ा अजीब सा लफ्ज़ है कि कराची की सियासी जमातों की रीमॉडलिंग हो रही है, और जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसके पीछे कोई ठोस वजह नहीं पेश करते। जब वो ये बातें करते हैं, वो कह देते हैं जी कि ये रीमॉडलिंग इसलिए हम समझते हैं हो रही है कि लोग ड्राई क्लीन हो रहे हैं। अब ड्राई क्लीन हो रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं? कोई सबूत है आपके पास? कोई सबूत नहीं देते कि जी लोगों को बार्गेन करके उनको कहा जा रहा है किसी पार्टी को ज्वाइन कर लें। एमक्यू में इल्जाम लगा रही है पीएसपी के ऊपर, इसका कोई सबूत वो ताहाल नहीं पेश कर सके, लेकिन इल्जाम तवातुर के साथ लगा रहे हैं। कराची के लोग सोच रहे हैं कि आखिरकार मुल्क का तो मंजरनामा है ही जो नवाज शरीफ साहब से मुंसलिक है, जो सियासत चल रही है, कि कराची शहर का मंजरनामा सियासी क्या होगा? कुछ देर कबल फारूक सत्तार साहब ने मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बताऊंगा कि ये तनकीद की वजह असल में क्या है, क्योंकि एफआईए ने ऐसे 13 बैंक अकाउंट्स का पता लगा लिया है जिन जॉइंट बैंक अकाउंट्स के जरिए ये रकम ट्रांसफर होती थी कराची शहर से लंदन अल्ताफ हुसैन साहब के अकाउंट में। और इसमें आपको ये बताता चलूं कि इनमें से कितने अकाउंट इस वक्त डीएक्टिव हैं। 4 के करीब बंद हो चुके हैं, एक बंद हो चुका है, 4 डीएक्टिव हो चुके हैं और कुछ इस वक्त भी एक्टिव है। अजीजाबाद की ब्रांचेस में ये अकाउंट बने थे। और थोड़ा सा और बता दूं, क्योंकि ये तफ्तीश जो हुई है इसमें सन एकेडमी, नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी और कुछ और जो इनके KKF खिदमत खल्क फाउंडेशन, इन लेटर हेड्स के ऊपर ये अकाउंट अजीजाबाद की ब्रांचेस में खोले गए थे। तो फारूक सत्तार साहब ने तरदीद की है आके सरफराज मर्चेंट के बयानात की। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में, इस कशमकश में, जो सिटी काउंसिल है वो आज सुबह सिंध असेंबली के अंदर भी हमने काफी हंगामा रही देखिए, शर्जील अमन साहब जब आए, तो ये पूरी सूरत हाल आज जेर बहस भी रहेगी। और समय पहले मंजूर वसान साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं और कहते हैं जी कि एक नई एमक्यूएम देख रहे हैं, काफी ख्वाब देख चुके हैं, वो अब उनको क्या नजर आ रहा है जरा सुने और फिर हम इसी तनाजुर में आगे गुफ्तगू करते हैं कि मंजूर वसान साहब कहते हैं क्या। एमक्यूएम का नाम मुझे फ्यूचर में नजर नहीं आ रहा। जो मैं पहले कह रहा था उसको तस्दीक कर रहा हूँ। एमक्यूएम का नाम नहीं रहेगा, नई पार्टी बनाई जाएगी जिसका सरबराह होगा ये जरूर ज़हन में रख लेना, कोई भी होगा दुबई से होगा। नई जमात बनाई जाएगी, जो भी होगा दुबई से होगा, नया सरबरा दुबई से होगा। अब दुबई में कौन है? एक तो परवेज मुशर्रफ साहब हैं, APML के सरबरा जिनकी अपनी जमात है, और दूसरे जो हैं वो साबिक गवर्नर इशरतुल इबाद साहब हैं। अब और कौन है दुबई, ये भी जहन में सवाल है। खुर्रमशेर जमान साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची में साथ मौजूद है। जनाब आसिफ हसनैन साहब पाक सज़ीन पार्टी के सीनियर रहनुमा इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं DSNG पे। आप दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। आसिफ हसनैन साहब, ये मंजूर वसान साहब कहते हैं कि एक नई पार्टी बनेगी, एमक्यूएम खत्म हो जाएगी। अभी बहुत से लोग आपकी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त PSP में, वैसे ही हम खदशात हैं कि शायद एमक्यूएम वैसी खत्म हो जाएगी। ऊपर से ये बयान आ गया कोई दुबई से नया सरबरा होगा। आसिफ हसनैन साहब, क्या होने जा रहा है कराची की सियासत में? क्या तब्दीली आने वाली है? क्या होने वाला है? लोग इस वक्त बड़े बेचैन है कि क्या होने वाला है आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफान, पहले तो मैं मंजूर वसान के हवाले से जो आपने बात की है, मैं पहला ख्वाब ऐसा देख रहा हूँ कि जो दूसरों के बारे में देखा जाता है अपने बारे में नहीं देखा जाता। वो दूसरों की ताबीरें तो बता रहे हैं, अपनी ताबीर भी बताएं कि उनकी अपनी जमात में क्या होगा। पंजाब से वो वोट ले सकेंगे इस दफ़ा या 2013 वाला हाल होगा? वो KPK से और दीगर जगहों से वोट ले सकेंगे? वो जो आज सिंध में जो हालात हैं, क्या सिंध में वो दोबारा उनकी रिवाइवल होगी? वो उन इलाकों से वोट ले सकेंगे जिन इलाकों से उनको वोट नहीं मिलते? तो ये ख्वाब जो है, ये मुझे ऐसा नज़र आता है कि ये सिर्फ दूसरों के लिए देखते हैं मंजूर वसान साहब। कुछ ख्वाब अपने लिए भी देखें और कौम को बताएं। जी, अपने बारे में ख्वाब नहीं देखते, दूसरों को देखते हैं। दूसरी बात ये जो आपने, हाँ नहीं, दूसरों को भी देखते हैं, अपने बारे में भी बताया जाता है कि भाई
आपका अपना क्या होगा और अपनी जमात का क्या होगा। दूसरी चीज़, आपने कराची के हवाले से फ़न बात की है। देखें, कराची के लोग शऊर रखते हैं, सियासी शऊर रखते हैं बहुत ज़्यादा। और आज अगर कोई ये कहता है कि जी लोग परेशानी की हालत में हैं और वो क्या सोच रहे हैं, तो कराची के लोग बिल्कुल वाज़े तौर पर सोच रहे हैं कि अब वो कौन से लोग हैं जो कराची को बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं। माजी में जो कराची में पॉलिटिक्स हुई लिसानियत की बुनियाद पे, कौमियत के नाम पर, और जिस तरह से यहाँ पर कत्ल गारत गरी हुई, जिस तरह से डिफरेंसेस बढ़ाए गए, लोगों के एक दूसरे को लड़ाया गया, एक दूसरे के इलाके बढ़ गए, रियासतें बढ़ गईं, उसकी बुनियाद पर जाहिर सी बात है कि आज कराची का इतने कत्ल गारत गरी और नौजवानों के मारे जाने के बाद अब ये कराची के लोग बिल्कुल सोच रहे हैं कि कराची के जो बुनियादी मसाइल हैं उसके हल कौन कर सकता है। और उसके लिए आज 1.5 साल में आपने देखा है कि जिस तरह लोग पीएसपी में शामिल हुए हैं, जिस तेज़ी से और आ रहे हैं, लोगों को पता है, लोग अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल की क्या हैसियत है, मुस्तफ़ा कमाल ने क्या डिलीवर किया है, मुस्तफ़ा कमाल का कैरेक्टर क्या है। और इन सारी बातों पर, इन सारी बुनियादों पर आज कराची और सिंध के शहरी इलाके नहीं बल्कि सिंध के देही इलाके भी, वहाँ बैठे हुए लोग भी आज सोचने पर मजबूर हैं कि अगर सिंध को बेहतरी की तरफ लेके जाना होगा तो यहाँ तब्दीली की ज़रूरत है, यहाँ चेंज की ज़रूरत है। और यहाँ पर रहने वाले सारे कौमियतों के लोग, मैं सिर्फ चंद लोगों की बात नहीं कर रहा, वो लोग भी जो कि में खास तौर पे सिंध के इलेक्टोरल सिस्टम से, खा वो देही इलाकों में, खा वो शहरी इलाकों में, आज वो लोग भी जो है वो आगे तेजी से शमूलियत है। मैं आपने अच्छा आप मंजरकशी करें आपकी जमात की, क्योंकि आप अपनी बात बता रहे हैं कि लोग उन्हें नजर आ रही है पाकिस्तान सजीन पार्टी के उधर आके लोग ज्वाइन करेंगे, लेकिन सर यही नाम है इस पर। तभी अल्ताफ हुसैन साहब की मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस की तहकीकात हो रही है, अरशद वोहरा साहब की कल तफ्तीश हुई है, तो सर यही नाम है। आप अच्छे हैं, चले आप एक रिस्पेक्टेबल बैकग्राउंड के साथ थे, पीएसपी में चले गए, वही एमक्यूएम के लोग, आसिफ हसनैन साहब जो यहाँ पर जिनके बारे में इल्जामात थे, अब अगर उन्हीं को आप पीएसपी में शामिल करके नया ब्रांड के साथ लॉन्च कर देंगे तो क्या वो लोग अपने पुराने काम छोड़ देंगे? पहला सवाल ये। और लोगों को किस तरह ट्रस्ट आप डेवलप करेंगे? वही सेक्टर इंचार्ज जो मोहल्ले का वडेरा बनकर लोगों को जो है इस वक्त उनके मसाइल हल करने के नाम पर गन पॉइंट के ऊपर क्या क्या करता था, जो इल्जामात थे, वही आपकी पार्टी में आ जाएगा। तो अब फर्क क्या पड़ रहा है आसिफ हसनैन साहब? ये बेचैनी दूर होगी या बढ़ जाएगी कराची के लोगों की? देखिए अफान, समझने की ये ज़रूरत है कि आपने बिल्कुल कहा कि जी लोगों पर ये इल्ज़ामात हैं, ख्वाह वो अरशद वोहरा हों या दीगर लोग हों, उन पर ये सारे इल्ज़ामात हैं। देखें, आप किसी को उसके इल्ज़ामात का दिफा करने का जब मौका देंगे और वो इल्ज़ामात का दिफा करेगा तो फिर लोगों को पता चलेगा कि सही और गलत क्या है। देखें, असल चीज़ होती है कि लीडरशिप उसका तरीक़ेकार। पीएसपी में एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है कि जो लोग भी पीएसपी में आ रहे हैं या आएंगे वो कराची के अंदर असले की सियासत से दूर होंगे, वो तफरक़े और लिसानियत की सियासत से दूर होंगे। आज भी मुस्तफ़ा कमाल अगर मुख्तलिफ जो है कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में अगर जा रहे हैं तो उनको ये वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि तुम अपनी एजुकेशन छोड़कर मेरी तरफ मत आना, क्योंकि तुम जब एजुकेशन छोड़कर आओगे तो मेरे लिए किसी काम के नहीं रहोगे। आज वो अपने कराची में या कराची से बाहर लोगों को यही बता रहे हैं कि वेपन का इस्तेमाल नहीं होगा, दुश्मनी की बुनियाद पर सियासत नहीं होगी। मज़ीद इस पे एक्सप्लेनेशन आप, ये कराची की सियासत में जो हो रहा है ये आपको कितना मुतमईन और इत्मीनान दिलाता है आपको या आपको बड़ा इस वक्त बेचैन कर देता है, तशवीश में डाल देता है? हम जो हंगामा रही सियासत, बेचैनी देख रहे हैं, आना जाना, पार्टी खत्म, कोई कह रहा है नई पार्टी आ जाएगी, कोई ख्वाब देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आखिर हो क्या रहा है कराची में? खुर्रम शेख ज़मान साहब, सियासत में कराची की। अच्छा देखें सर, जो कुछ भी हो रहा है हमें तो इस बात की खुशी है कि जो कुछ हम कराची वालों से पिछले 5 साल क्या पिछले 10-15 बरस हम कहते रहे, आज वो सारी चीज़ें हकीकत हो गई हैं। हर सियासी जमात का और बहुत सारे ऐसे लीडर्स का असल चेहरा जो है वो आवाम के सामने आ गया है। और देखें कि हम ये कहते थे कि कराची शहर के अंदर जिस तरीके से गुंडागर्दी होती थी, जिस तरीके से लाशों पे सियासत होती थी, शहर को बंद करा दिया जाता था, कुर्बानी के टाइम पे खालें छीन ली जाती थी,
तो आज हम कम से कम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि कराची के शहर के हालात जो हैं बेहतर हो गए। देखें, कराची की आवाम के पास इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा कोई चॉइस ऐसी मौजूद नहीं है। ये वो जमात है कि जिसके ऊपर किसी किस्म का कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं है। हमारी जमात के अंदर हमने किसी ऐसे शख्स को नहीं लिया जो ऐसी जमात से वाबस्तगी रखता था कि जिसके ऊपर किसी किस्म के इल्ज़ाम हो। हमने हमेशा कराची की बेहतरी के लिए बात की, हमने कराची के अमन के लिए बात की, लेकिन बाकी जमातें वो आपके सामने, उन सारे लोगों के बारे में मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे दोस्त खुद किस जमात होते थे और वो जमात क्या कुछ करती थी कराची में। और जब हम MQM के खिलाफ और जब हम अल्ताफ हुसैन के खिलाफ बात करते थे, चाहे वो TV पे बात करते थे, चाहे हम सिंध असेंबली में बात करते थे, तो हमारे ऊपर हमेशा उंगलियां उठाई जाती थी कि हमारे बानी की जाए। लेकिन आज वो सारी चीज़ें हकीकत हो गई हैं। मैं कहता हूं अल्लाह का शुक्र है कि कराची जो बेहतरी की तरफ जा रहा है। ब्रेक के बाद इधर से ही बात को जोड़ते हैं और हमारे साथ साबिर बलोच, सेनेटर साबिर बलोच पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा प्रोग्राम में साथ होंगे। बड़ी अहम गुफ्तगू है कराची की सियासत और हलचल में मुस्तकबिल का मंजरनामा क्या उभर कर आ रहा है, और ये जो बातें नई MQM फॉल आउट की हो रही हैं कि उसके बाद उस पूरी फॉल आउट का फायदा किसको पहुंचने जा रहा है, कराची की सियासत में क्या नई तब्दीली आने लगी है और क्या फायदेमंद भी है या नहीं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। Fix it. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन मामला है कराची की सियासत का मंजरनामा क्या होगा। ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि बहुत बेचैनी कहा जाता है जी पाई जाती है। कोई कहता है जी कि यहाँ पर पॉलिटिकल री इंजीनियरिंग हो रही है, रीमॉडल किया जा रहा है, एक पार्टी को नई पार्टी बनाई जा रही है। कोई ड्राई क्लीनिंग का इल्जाम लगा रहा है। इल्जाम में सबूत है, ठोस है, या वाकई में एक जद्दोजहद के साथ एक नई पार्टी बन रही है, क्या हो रहा है, पार्टी खत्म हो रही है। और अगर एक पार्टी खत्म हो रही है, फॉल आउट हो रहा है MQM का, तो फिर उसका फायदा कराची में कौन उठाने जा रहा है। हमने PS 114 के इंतखाब गनी साहब जो थे वो जीते थे यहां से इलेक्शन, तो पीपल्स पार्टी भी इस वक्त है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है, PSP तो है ही जिसमें MQM के काफी लोग शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। तो ये पूरी सूरत हाल क्या मंजरनामा जो है आगे का मुस्तकबिल का बना रही है। मेरे साथ सेनेटर साबिर बलोच साहब, जनाब खुर्रमशेर जमान साहब और आसिफ हसनैन साहब साथ मौजूद हैं। खुर्रमशेर जमान साहब, आप कह रहे थे सब PTI में आएंगे, सर क्यों PTI में आएंगे? और आपकी तो अपनी तंजीम इतनी हमें यहाँ पर जिस खस्ता हाल में नजर आ रही थी कि अंदरूनी झगड़े कराची के अंदर, तो किधर से आप इतने बड़े जो 8 लाख का वोट बैंक को मेंटेन कहाँ कर पाए? आपके जो अभी हालिया इलेक्शन हुए हैं, कोई चौथा नंबर 5वां नंबर पे खड़े हैं आप लोग। अच्छा सर, देखिए हर पार्टी की स्ट्रेंथ्स होती है, उसकी वीकनेस होती है। अब देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेंथ क्या है। तहरीक इंसाफ की स्ट्रेंथ ये कि तहरीक इंसाफ कहती है कि कराची तो है ही PTI का शहर। हम बिल्कुल कह सकते हैं कि इससे पहले जो एक जमात होती है, जो एक माफिया होता था, मैं तो जमात भी नहीं कहूँगा, MQM, उनके पास तंजीम मौजूद थी। लेकिन बात यह है कि हम अब नहीं चाहते हैं, कराची शहर को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि फिर कोई एक माफिया बनकर हमारे सर के ऊपर आके जो ना काबिज हो जाए। तहरीक इंसाफ का जो वोट था तकरीबन 8.5 से 9 लाख वोट मिला था। हम समझते हैं 2013 से लेके और आज तक हमारा वो वोट जो है मल्टीप्लाई नहीं हुआ, कम से कम 3 टाइम जो है ना वोट आगे बढ़ा है। वो जाहिर है कि हम जानते हैं कि हमें अंदरूनी कराची शहर के अंदर लोगों की जो है ना हमने कितनी बाई इलेक्शन में नजर नहीं आया। वो नहीं सर, देखिए ट्विटर पे पड़ा है, मैं आपको एक बात तो क्लियर करूं कि बाई इलेक्शन जो है ना उसका कंपैरिजन आप कभी भी जनरल इलेक्शन से नहीं कर सकते हैं। उसकी वजह ये कि आवाम ये देख रही होती है कि हुकूमत किसकी है। उनको अपनी जो बुनियादी मसाइल हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, वो चाहते हैं कि उनके मसाइल वो हल हों। जैसे कचरा उठाना है तो वो है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो वही उठा सकती है। लेकिन देखिए सवाल यह है कि जो जमात MQM पहले थी कराची के अंदर, उन्होंने क्या कराची के मसाइल हल किए? उन्होंने तो कराची में उर्दू बोलने वालों के, महाजरों के जो मसाइल थे वो भी हल नहीं किए। आप ये जानते हैं बात सैफान के 40% बच्चा कराची का जो है वो पढ़ लिखने के बाद कराची छोड़ के, पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले जाता है नौकरी की तलाश के अंदर। उठाई, कोई नेशनल असेंबली के अंदर आवाज उठाई, बेशुमार वादे किए उर्दू बोलने वालों के साथ, महाजरों के साथ, बेशुमार वादे किए कराची वालों के साथ, लेकिन ये डिलीवर नहीं कर सके। अब मैं आवाम से कहता हूं कि देखें, जिन लोगों को आप आजमा चुके हैं एक दफ़ा, उनको वापस आजमा के आपने कुछ हासिल नहीं करना है। चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो MQM हो, इन्होंने डिलीवर नहीं किया कराची के लिए, सूबे सिंध के लिए। आज जो आवाम का हाल है, ना पीने का पानी है, ना यहाँ पे तालीम का निज़ाम है, ना ही सेहत का निज़ाम है। और रही बात नौकरियों की, वो भी आपके सामने के मेरिट का निज़ाम जो था वो तो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। लिहाजा कराची वालों के पास, कराची में उर्दू बोलने वालों के पास खास तौर पे अगर कोई चॉइस ओनली बाकी है, दैट इज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उसके अलावा कोई चॉइस मौजूद नहीं। ठीक है, आखिरी बात मैं आपसे कहूँगा
कि कराची वालों को ये एक्सेप्टेबल किसी हालत के अंदर नहीं है कि जिन लोगों ने इस शहर के अंदर अफरा तफरी मचाई, जिन्होंने यहाँ पे एक ऐसा माहौल पैदा किया, जब तक सजा और जजा का निजाम कायम नहीं होगा इस मुल्क के अंदर, इस शहर के अंदर कभी भी बेहतरी नहीं आ सकती। ये ड्राई क्लीनिंग वाला प्रोसेस जो है ना वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर कोई समझ रहा है कि एक जमात से निकल के ड्राई क्लीन होकर दूसरी जमात के अंदर चले जाएगा, किधर आपने देखिए किसकी ड्राई क्लीनिंग हुई है कराची में? नहीं देखे ना, ये तो इल्जाम है ना, आपको नहीं इल्जाम, मैं आपको साबित करता हूं कि वो कौन सी सियासी जमात थी जिसने कराची के अंदर अफरा तफरी मचाई, वो एमक्यूएम थी। आज एमक्यूएम से सारे लोग निकल के अगर दूसरी जमात के अंदर जाते हैं और वो ये जमात में बहुत लोग आ रहे हैं और वो ये क्लेम करते हैं, तो उसको ड्राई क्लीनिंग कहेंगे खुरम साहब? क्योंकि फिर तो ड्राई क्लीनिंग अगर पार्टी बदलना ड्राई क्लीनिंग है तो आपके पास बहुत लोग कर नहीं सकते हैं। यहाँ पे 4 या 6 साल के अंदर जो है हजारों लोगों को रोड के ऊपर कत्ल कर दिया गया था। यहाँ पे जब तक कोई भत्ता नहीं दे वो कारोबार चला नहीं सकता था। लड़के कहते थे कि ये शहर तो हमारा है, ये हिस्सा हमारा, ये पैसा हमें दिया जाए। यहाँ पे जब कोई इंसान अपनी एक दीनी जो है वो जरूरी दीनी फितरा अगर पूरा करता था, कुर्बानी करता था, उससे खाल ले ली जाती थी। अब अगर वही जमात के अंदर जो लोग ये सारे काम करते थे अगर वो नई सियासी जमात के अंदर चले जाएं और कराची के पढ़े लिखे लोगों को वो बेवकूफ बनाएं कि नहीं हम आज जो है साफ सुथरे होकर आ गए, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तब आप पीएसपी में जो लोग जा रहे हैं आप कह रहे हैं बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को? वो नहीं, देखिए ना बात ये हकीकत नहीं है कि आपके सामने कराची का कौन जिम्मेदार है? क्या एक आखिरी सवाल मेरा, मैं हसनैन साहब से सवाल करूंगा, क्या एमक्यूएम जिम्मेदार नहीं थी कराची की तबाही की? खुरम साहब देखें, 1 मिनट दीजिएगा, क्योंकि ये जो अरशद वोरा आप ड्राई क्लीनिंग की बात कर रहे हैं, अरशद वोरा साहब के जाने के ऊपर जो फारूक सत्तार साहब और वसीम अख्तर साहब ने कहा क्या है, फिर इस पर साबिर बलोच साहब का कमेंट और आसिफ हसन साहब का, वो बड़ा जरूरी है क्योंकि वो उस तकलीफ का इजहार, वो कह रहे हैं पता नहीं परेशान थे अरशद वोरा साहब और वो परेशानी दूर हो जाए, हम तो इस पर दुआ करते हैं, उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। वो किस परेशानी की बात कर रहे हैं, सुनिए जरा। हमसे डिस्कस करते थे, हमारा भाई है, भाई था, भाई है, वो मसले में है, वो मसला हल हो जाए उसका, कि हम उसके मुश्किलात में और मुश्किलात क्रिएट करें, अच्छा नहीं लगता। हम उनकी लगे थे, वो उनकी परेशानियों को दूर करें, उनका मसला हल करें। खुदा की कसम हम इसमें भी खुश हैं। साबिर साहब, आप सुनो, फारूक सत्तार साहब कहते हैं कि हम परेशानी दूर नहीं कर सके, दो है पीएसपी वाले दूर कर देंगे परेशानी। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग केस की बात कर रहे हैं, ये तवक्को क्यों है फारूक सत्तार साहब को? ये क्या ड्राई क्लीनिंग के इल्जाम दुरुस्त है साबिर बलोच साहब? देखो बात यह है कि ये बड़ी अनफॉर्चुनेट, यानी सियासतदानों के लिए, सियासत के लिए, मुल्क की बका के लिए पार्टियों का इस तरह टूटना, पार्टियों को इस तरह तोड़ना, उनके यानी जो रिकग्नाइज्ड जो वर्कर्स हैं, जो सोचने समझने वाले, जो सियासी सूझबूझ रखने वाले, जो उनके जो पार्टी के कारकुनान हैं, उनको दिस वे द अदर वे किसी तरीके से वो यहाँ से निकाल के वहाँ ले जाना, वहाँ से निकाल के वहाँ ले जाना, जो भी ज़रिए वो इस्तेमाल करते हैं, जो तरीके इस्तेमाल करते हैं, ये मुल्क के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए एक नेक शुगुन नहीं है। देखो अब जो कुछ हो गया तो हो गया, अब वो किस तरह यानी वो किस अमल से गुजरे हैं या किस जजा से गुजरे हैं उसका तो खुदा ही जाने या वो खुद जाने कि वो उनके बीच में क्या था, जोन पे गुजरी है। कोई बार्गेन या कॉम्प्रोमाइज हुआ? अर्ज ये कि मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये कि देखो हमारे जो उर्दू स्पीकिंग भाई हैं कराची के, हैदराबाद के या जो दूसरे शहरों में जो रहते हैं, पाकिस्तान जब बना तो उनके आबा व अजदाद ने नो डाउट के बहुत कुर्बानियाँ दी, बड़े उन्होंने पाकिस्तान के लिए मसाइब झीले, बड़े उन लोगों ने तकलीफ़ें बर्दाश्त की। अब उनकी जिम्मेदारी मुल्क के मफादात के लिए थोड़ा सा ज़्यादा बनती है बनिस्बत दूसरों के। अब मैं उनसे सिर्फ यही गुजारिश कर सकता हूँ कि थोड़ा सा वो एक चीज़ को देखें कि वो नेशनल पॉलिटिक्स करें, वो कौमी धारे में आ जाएं, वो पाकिस्तान की ब्रॉड बेस्ड सियासत में आ जाएं, वो पाकिस्तान को तरक्की देने के अमल में जो सियासी जमायतें या वो जमायतें कि जो नेशनल और कौमी बुनियाद पे हैं, वो उसके साथ अपने आप को नती करें, ताकि पाकिस्तान जो आजकल जिस टर्बुलेंस से गुजर रहा है, आजकल जिस मसाइल से गुजर रहा है, उन मसाइल से निकलने में उनकी कंट्रीब्यूशन की बहुत सख्त ज़रूरत है। अब आप जानते हैं कि देखें, पीपल्स पार्टी वाहिद एक जो है नेशनल पार्टी है इस वक्त मुल्क में, पाकिस्तान की वाहिद कौमी जमात पीपल्स पार्टी है। आपके नवाज शरीफ पंजाब तक सुकड़ चुका है और उसने पंजाब में पिछले इलेक्शन में 1980 में भी आपने उसका रोल देखा था कि उसने जाग पंजाबी और संभाल पंजाबी के नारे लगाए, लेकिन पीपल्स पार्टी ने आज तक कभी भी
ऐसा कोई इलाकाई या कोई सूबाई सियासत नहीं की। आपने देखा कि बीबी की शहादत के बाद क्या इस मुल्क में क्या यानी एक अजीब सा समा था। लेकिन सर लेकिन आपने तशवीश का इजहार किया। आप मेरी अर्ज सुने ना जी कि पार्टियां टूट रही हैं, ये आपने क्यों इजहार किया? मैं अर्ज सुने मेरी, मैं आपसे ये अर्ज करूं कि देखो आसिफ अली जरदारी साहब ने जब ये फरमाया कि जी पाकिस्तान का, तो ये एक फिलॉसफी था, एक बहुत बड़ा नजरिया है इस मुल्क में, और इस मुल्क को यूनाइटेड करने का नजरिया था, इस मुल्क में पाकिस्तानी सियासत करने का नजरिया था। तो मैं जो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जी कि ये नहीं, मैंने जो आपसे अर्ज किया कि आप फरमा रहे कि जी कि मुझे अफसोस है जो टूट फूट का, तो किसी पार्टी में भी टूट फूट का जो इंसान को, सियासी वर्कर कारकुन को अफसोस हो जाता है। लेकिन जिस तरह ये पार्टी बनाई गई वो उसी तरह अब वो उन हालात का शिकार हो रहा है। अब जो ट्रेंड इनके जो लोग हैं, इनके जो ट्रेंड सियासतदान हैं, जो ट्रेंड वर्कर हैं, वो उनको चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, वो पाकिस्तान के ब्रॉड बेस्ड सियासत में अपने आप को लाएं। पीपल्स पार्टी आपके पाकिस्तान की पार्टी भी है, पीपल्स पार्टी आपके सिंध के मफादात की पार्टी भी है। हमें और आपको यहाँ बैठ के सिंध में, पाकिस्तान में बड़े काम करने। जो आपने मैसेज दिया है बड़ा इंपॉर्टेंट है नेशनल पॉलिटिक्स। आई एग्री विद दिस। आसिफ हसनैन साहब, सर ये खुर्रम शेर जमान साहब ने एक सवाल पूछा है, आपके लिए रखा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और साबिर साहब ने भी कहा अफसोस होता है कि पार्टी टूटे कोई भी तो हमें अफसोस होता है। लेकिन आसिफ हसनैन साहब, क्या वो लोग आ रहे हैं फिर जमात में, तो फिर वो अगर री इंजीनियरिंग कहते हैं उसको ड्राई क्लीनिंग कहा जा रहा है, इसका क्या जवाब है आसिफ हसनैन साहब आपके पास? अफान, ये एक बात जो है समझ से बाहर है कि अगर कोई आदमी पीपल्स पार्टी छोड़कर नून लीग में चला जाता है, कोई पीपल्स पार्टी छोड़कर पीटीआई में चला जाता है, तो उसका तो कैरेक्टर बहुत अच्छा है, वो उसको कहा जाता है कि नहीं जी ये इनका राइट है। नाज बलोच साहिबा पीटीआई छोड़कर चली जाती हैं पीपल्स पार्टी में और पीटीआई पर इल्ज़ामात लगाती हैं करप्शन के और दीगर इल्ज़ामात, तो उसकी भी नहीं आती है। लेकिन अगर कोई पीएसपी में आ गया तो फौरन ये तय कर लिया जाता है कि जी वो ड्राई क्लीनिंग होंगी। इसका मकसद है पीएसपी में आने वाला आदमी जो है या तो उसका कैरेक्टर सही नहीं है या तो वो कोई दहशतगर्द है। यही वो फार्मूला है जिसने मजबूर किया है उन लोगों को कि जी 2013 में जो इलेक्शन हुआ था, आपने देखा कि लाखों लोगों ने पीटीआई को वोट डाला, लेकिन जब पीटीआई की हायरार्की नहीं थी, उन्होंने उसको फोकस नहीं किया और अहमियत नहीं दी कराची को, तो फिर बल्दियाती इलेक्शन में दोबारा एमकेएम को वोट डल गया। लेकिन आज लोगों के पास ये ऑप्शन आ गया है कि उनके पास एक ऐसी लीडरशिप है मुस्तफा कमाल की सूरत में कि जो प्रैक्टिकल भी है, जिसका कैरेक्टर भी है। आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि लोगों की सुबह की जो जमात होती है वो पॉलिटिकल होती है और रात को कोई और जमात और कोई और पार्टी हो रही होती है। जो कह रहे हैं ऐसा कोई आपने मुस्तफा कमाल के बारे में कि यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं ना कराची में, कमाल प्रैक्टिकल आदमी है, वो कहते हैं ये क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे हैं। जो कराची में एमकेएम के लोग शामिल थे वो क्रिमिनल एक्टिविटीज, भत्ताखोरी, एक्सटॉर्शन, इनके अंदर मुबैना तौर पे मुलविस थे, टारगेट किलिंग में मुलविस थे। अब जैसे कल भी हमने एक प्रोग्राम किया, उस पर भी बताते जाए, हमाद सिद्दीकी के बारे में आपके पार्टी रहनुमा कहते हैं कि हम उसको कानूनी मावनत फराम करेंगे, हम पार्टी में शामिल नहीं हुए लेकिन हम सपोर्ट करेंगे। तो हसनैन साहब, हमाद सिद्दीकी पे इतने संगीन इल्जाम है, बल्दिया फैक्ट्री का इल्जाम, 250 लोगों को जिंदा जलाने का इल्जाम, आप उसको सपोर्ट करेंगे अगर लीगली भी, तो कितना बड़ा ये मोरली आपको हिट करेगा हसनैन साहब? अफान, पहली बात तो यह है कि हर उस आदमी को जिस पर इल्ज़ामात हैं, मुझे बताएं कि आप कैसे ये कह सकते हैं कि जी ये आदमी मुजरिम है या ये इन्वॉल्व है, ऐसा हो नहीं सकता। दूसरी बात ये है कि ये तो कैरेक्टर इंसान का होना चाहिए। हम वो एमकेएम के लोग नहीं हैं कि जो आपने जिससे जो चाहा काम लिया और उसको भी डिसऑन कर दिया। हम कहते हैं कि भाई किसी पर इल्जाम है वो जाए अदालतों में, अगर अम्माद सिद्दीकी या कोई भी है वो आकर जाकर फेस करे। हाँ, अगर अदालतें कहती हैं कि ये मुजरिम है तो बिल्कुल हम उसको ऑन करेंगे जी मुजरिम है, लेकिन उससे पहले मैं और आप कौन होते हैं जो नतीजा सुना दें? आप लोगों ने वसीम अख्तर साहब कमीशन लेते हैं, फलाना आदमी पे इल्जाम है, हम खुद कह रहे हैं इल्जाम, आप लोग कहते हैं कि वसीम अख्तर कमीशन लेते हैं 20%, तो वो सर वो भी तो इल्जाम आप लोग लगा रहे हैं, वो साबित तो नहीं हो कि वसीम अख्तर कमीशन लेते हैं एज मेयर कराची। फिर इस तरह तो यहाँ पर पीपल्स पार्टी के मिनिस्टरों पे, शर्जील अहमद पे इल्जाम है, वो भी फिर इल्जाम ही है, साबित तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सी पार्टी शोर मचाती है कि करप्ट है पीपल्स पार्टी। लेकिन आसिफ साहब, मैं इस ब्रेक के बाद जवाब लूं इस सवाल का, इस ब्रेक के बाद आते हैं। हमाद सिद्दीकी का सवाल पूछा है और तीनों पात हैं, तीनों मोहतरम पार्टीज के सीनियर रहनुमा इस ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद रहेंगे। कराची की सियासत किस तरफ बढ़ रही है, हमारे साथ रहेगा ब्रेक के बाद।
फुल रेस्क्यू। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन सवालात हैं कराची के सियासत के मुस्तकबिल के मंजरनामे के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर साबिर बलोच, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खुर्रमशेर जमान साहब और आसिफ हसनैन साहब, पाकिस्तान पार्टी से जो हमारी पार्टी है वो पाकिस्तानी और पूरे मुल्क के लिए और कराची के लिए वो मुतबादिल, वो अल्टरनेट ऑप्शन है। कराची में बिलखुसूस एमक्यूएम के फॉल आउट के बाद वो जो है इस वक्त मुतबादिल ऑप्शन है। लेकिन मैंने आसिफ हसनैन साहब आपसे सवाल पूछा था ब्रेक से पहले, मैं यही हम्माद सिद्दीकी हो गया सर, इल्जामात तो फिर सब पर है, नवाज शरीफ साहब पर भी इल्जाम ही है, शर्जील अहमद इल्जाम ही है, और ये इल्जाम ही होता है, अजमल पहाड़ी पर भी इल्जाम ही था, सौलत मिर्जा पर भी इल्जाम ही था, और फिर इल्जाम ही आगे जुर्म। अगर इल्जाम वाले को आप कहते हैं जी इल्जाम ही थे, वो जिन्होंने वॉलंटरी रिटर्न किए थे सिंध के मुख्तलिफ महकमों में और वो फिर भी बैठे हुए थे, तो अदालत ने कहा था कि इनको अब हटाएं। तो सर ये आप किस तरह तफरीक कर सकते हैं इल्जाम और जुर्म और इल्जाम में? अफहान, आप जिस तरीके से इसको एक करके जोड़ रहे हैं, आप मुझे बताएं कि क्या आप शर्जील मेमन के घर से अगर पैसे बरामद हो रहे हैं, या फिर आप अयान अली के बैग से पैसे बरामद हो रहे हैं, या मुजफ्फर टप्पी या जो है वो जाम खान शोरो या दीगर लोग जो इन सारे पैसे के लेन देन और करप्शन में इन्वॉल्व हैं, या वो 350 अफसरान जो सिंध के जो नैब में जाकर पैसे देकर दोबारा अपनी पोस्टों पे आज भी लगे हुए हैं। ये तो है वो सारी चीजें जो प्रैक्टिकल हैं। इसमें और उस शख्स में फर्क है जिस पर आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि ये शर्जील अहमद के घर से पैसे निकले, मैंने ये इल्जाम ही सुना, टिकट चला था। उसके बाद शर्जील अहमद पर करप्शन के इल्जाम हैं जो कोर्ट में चल रहे हैं, जो एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यूज वाले और वो जमीनों वाले, लेकिन ये पैसे जो घर से निकले थे ये महज इल्जाम ही था। आसिफ हसनैन साहब मीडिया पर चले थे, टिकट शायद माजरत भी चल गई थी कुछ चैनल के ऊपर के पैसे नहीं मिले या कुछ हुआ, गलत खबर चली है। चले, अगर आप कहते हैं कि आपके मीडिया ने, कैमरों ने 10 प्रोग्राम किए और उसमें सारी डिटेल आप करप्शन की खुद बताते रहे और दीगर आपके एंकर, अगर आप कहते हैं कि भाई ये सारी चीजें जो है वो गलत थी, नहीं, सारी चीजें आप बेहतर समझते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो करप्शन के इल्जाम 3 ऑटोमेशन सेंटर बनाने पर और उसके बाद इलीगल हायरिंग्स के अंदर और जमीनों का मामला और एडवर्टाइजमेंट का, वो वाकई में नैब के केसेस हैं। ये पैसे घर से जो निकले ना, इस बात पे मैं बोल रहा हूं कि ये भी इल्जाम ही था खाली। जी जी अफान, सिंध वो सूबा है कि जहां आस्ताने मर्द तो मर्द औरतों पर भी हैं और ये सारे की सारी आपके सामने। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि जी जहां तक ताल्लुक है उस आदमी का, अभी होता क्या है कि किसी पर इल्जाम लगता है, 80% केसेस हमारे अदालतों से इसीलिए फारिग हो जाते हैं, बरी हो जाते हैं कि उसमें प्रॉपर विटनेसेस और एविडेंस नहीं होते। आपकी जो GITयां बनती हैं, वो GITयां जो बनी हैं उसमें से 80-90% GIT वो होती हैं जो जाकर अदालतों में फारिग हो जाती हैं। इसका मकसद हुआ कि जो इल्जामात लगते हैं, पिछले दिनों आपने एक बहुत बड़ा असले का जखीरा पकड़ा और उस असले का जो आपने देखा होगा कि बड़ी उसकी हाइप बनी, लेकिन उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे वो कहाँ गए? हम यही कहते हैं कि भाई अगर कोई वाकया है उसमें जो लोग पकड़े जाते हैं बिल्कुल पकड़े जाएं, लेकिन उनको उस जगह तक पहुंचाया जाए। लेकिन आप इल्जाम लगाकर किसी के फेस को खराब कर दें और उसके ऊपर सब कुछ लाद दें। एमक्यूएम ने अब काम लिए हैं लोगों से और फिर किसी को डस्टबिन बना दिया, और बाज़ औक़ात ऐसा भी किया किसी ने कुछ भी नहीं किया, उस पे भी बैकफुट पे चले गए और उसको डस्टबिन बनाकर फिट कर दिया। ये तो वतीरा रहा है। GIT वाली बात है ना, फिर मैं मुस्तफा कमाल जैसा अगर सच्चाई के साथ खड़ा है, अगर सच्चाई के, तो मैं GIT का आपको और बताऊं, सर उज़ैर बलोच की GIT आई थी, बड़ा चर्चा हुआ था उसका, ऐसे भी बनी है कराची। उज़ैर बलोच की GIT आपने देखी, आसिफ हसनैन साहब, और भी बनी है कराची में, बिलावल हाउस पर कब्जा, घरों पे कब्जे कराए मैंने 16, तो वो भी फिर GIT है इस वक्त। और एक GIT है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट पे भी जो बयान उसने दिया वो भी एक बयान ही है सर। तो वो फिर इनकी फिर कोई अहमियत नहीं है GITs की, ये डिस्कस ही नहीं होनी चाहिए इसका मतलब, तो क्योंकि बड़े शोज उस पर भी हुए हैं जो उज़ैर बलोच की GIT आई थी, आसिफ ज़रदारी और फरियाद अहमद। अफवान बिल्कुल होनी चाहिए, अम्माद भी आए और फेस करे उन पर जो चीजें हैं। उज़ैर बलोच ने जो बातें की उसकी भी जो है जो लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन मसला ये है कि उज़ैर के मामलात को फिर मैं कहूँगा
उज़ैर के पास तो हुकूमती अराकीन मिलने जाते थे, आपके पास सारी चीजें मौजूद हैं। उज़ैर ने जो चीजें की हैं वो सारी ग्राउंड पर मौजूद हैं। कितने बंगलों पे कब्जे किए, कौन कौन पैसे लेता रहे, कौन कौन चीजें उसने तो आकर बता दिए। अगर उसको आप अदालत में लेकर जाएं और आपके पास एविडेंस है, साबित हो जाता है, बिल्कुल करें। और अम्माद के साथ भी अगर होता है तो वो अपनी पोजीशन को क्लियर करे। ये बड़ी अच्छी बात है। अगर इल्जामात है तो उसको साबित करें। साबिर बलोच साहब, आपका कमेंट्स है इसके ऊपर, ये जो सियासत है, आप इससे अभी आपने अफसोस का इजहार भी किया था साबिर बलोच साहब, लेकिन आपके नजदीक अब इसका मंजर, क्योंकि मंजूर वसान साहब ने कहा है कोई नई एमक्यूएम बन रही है, दुबई में सरबरा होगा उसका, ये किस तरफ आप उनके अपने ख्वाब होते हैं जो वो खुद देखते हैं? आसिफ हसनैन साहब ने कहा था अपनी इजात के बारे में नहीं देख रहे, पीपल्स पार्टी के बारे में कुछ बताएं, लेकिन वो ये कह रहे, तो आपको खबर है ऐसी कुछ ऐसा होने सरबरा दुबई के अंदर क्या होगा? साबिर बलोच जी, मुझे पता नहीं है इस बात का कि दुबई में कोई बैठा हुआ है कि जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को किया था और जिसके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा चल रहा है यहाँ पे। अगर फिर से एमक्यूएम वाले अगर वो चाहेंगे कि जी एक को लाएं कि जिसके खिलाफ इस किस्म के संगीन केसेस हैं और जिसके खिलाफ बीबी साहिबा के जो कत्ल का मुकदमा है, उनकी शहादत का जो मुकदमा है, उस पर भी उसके खिलाफ चार्जेस हैं, अगर ऐसे शख्स को फिर से लाना चाहते हैं तो ही उनका हाफिज हो। मैं यही अर्ज करना आपसे पहले कि देखें कि उनकी जिम्मेदारी है। हसनैन साहब हमारे दोस्त हैं, मेरे इज्जत करता हूँ उनको, वो पढ़े लिखे लोग हैं ये लोग, इनको चाहिए कि ये लोग थोड़ा सा अब इतने यानी क्राइसिस से गुजर समझ आ जानी चाहिए। क्या गलत कर रहे हैं आसिफ हसनैन साहब? अभी तो पीएसपी में ये तो नेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, मैं तो वही कार्ड भी नहीं चल रहा है, ये तो कहते हैं आपको कि देखें ना जी, अभी क्या गलत है? आप निशान नहीं करते। नहीं, मैं सिर्फ एक हसनैन की बात नहीं कर रहा, मैं जनरली एमक्यूएम के जो हमारे दोस्त हैं सबकी बात करता हूं कि वो अब जो है ना अपने ये छोटे छोटे ग्रोहबंदियों से निकले, किसी के बहकावे में ना आए, किसी के प्रेशर में ना आए, और जो है ना वो उनको चाहिए कि वो नेशनल लेवल की सियासत करें। पीपल्स पार्टी उनके लिए, उनके दरवाजे उनके अच्छे लोगों के लिए हमेशा खुले हुए हैं। अच्छा, अब दूसरी बात, जहाँ तक उन्होंने फरमाया कि जी के उज़ैर घर 50 घर जो है ना वो कब्जा किए उन्होंने, ये तो मैं और आप दोनों यही रहते हैं, कराची को आप भी जानते हैं, हसनैन साहब भी जानते हैं, जहाँ पे आप देखें कि जहाँ पे बिलावल हाउस है वहाँ 40-50 घर, वहाँ तो 3-4 घर हैं, 40-50 घर उसके करीब हैं कि जो कब्जा किया है वहाँ पे, उसको उसकी एक्सपेक्टेशन की हुई है। लिखा है ना उसमें, घर की तादाद नहीं बताइए, आसपास घर 20 हैं। कौन से आसपास? आसपास जो है ना, आजकल आसपास घर में वही लोग रह रहे हैं कि जो पहले रहते थे, वही बिल्डिंगें हैं कि जो जिनमें लोग रह रहे हैं वही आज भी रह रहे हैं। किसका घर जो है ना वो, ये तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो साहब कहते हैं कि उज़ैर बलोच का केस डिफरेंट है, हमाद सिद्दीकी भाई देखे मेरी बात, हमाद सिद्दीकी अलग मामला है, उज़ैर बलोच एक अलग मामला है। मैं हमाद सिद्दीकी को अव्वल तो ये कि जानता नहीं हूँ उस शख्स को, और न मुझे पता है कि उसका केस क्या है, लेकिन मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ कि आप खुद भी सोचे, हसनैन साहब भी सोचे, दुनिया सोचे कि इज दिस पॉसिबल कि जी कि आप लोगों को जबरदस्ती निकालेंगे और उनकी जो है ना वो घरों पे और उनके बिल्डिंगों पे कब्जा करेंगे? ये कोई पॉसिबल बात है क्या? ये कहाँ आखिर शहर में लोग रहते हैं, एजिटेट करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कोर्टों में जाते हैं, कुछ किस्म का वाकया आपके बराबर में जमान साहब बैठे हैं, ये वहीं के आप एमपी है ना खुर्रम साहब? आपने कभी सुना है? अच्छा, आसिफ हसनैन साहब की आवाज आपने बंद, अगर आवाज उनकी भी हमें आ जाए। ये हल्का मैं आपको बताऊं सैफान के, ये मेरा ही हल्का है, ये मेरा ही हल्का है, और ये मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि 2013 की बात है कि मुझे 1-2 फैमिलीज ने खुद अप्रोच भी किया था। अच्छा। और ये कहा कि हमारे घर के आसपास जो है इस तरह की दीवारें खड़ी कर दी गई हैं, ये स्ट्रीट्स हैं, आप यहाँ के एमपीए हैं, हमने आपको वोट दिया है और हमारा यहाँ पे जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दिया गया। और मैं आपको बताऊँ कि हैं अंदाजन 40 से 50 घर बिलावल हाउस की, 3 स्ट्रीट्स हैं, उसमें हर घर में अंदाजन हर स्ट्रीट में अंदाजन 10 से 12 घर हैं, तो मिला जुला के 35 घर हो जाते हैं। लेकिन देखें सर, असल में वो बात अलग है, आप कह रहे हैं दीवार बना दी, अलग बात है, घर बेच दिए सस्ते दामों, मैंने प्रेशर डलवाया, ये तो जेआईटी, जब इसको जेआईटी को रिलीज करेंगे अवाम के आगे देंगे। मैं पढ़ चुका हूं। अगर आप एमपी हैं के, आपको पता नहीं है कि इसी घर में वही लोग नहीं, बिल्कुल वो लोग वहाँ पे बिल्कुल नहीं रह रहे, लोग वहाँ से जा चुके हैं, कोई नहीं गया यार, लोगों को सस्ते दामों घर ले लिया गया है। गलत कह रहे हैं, जेआईटी आएगी तो जेआईटी जब आएगी तब बात करें, तो अभी उससे पहले तो इस किस्म के इल्जाम ना देना। ये तो क्यों इस किस्म की गलत बात है? क्यों आप जो है ना
टीवी पे बैठ के या रेडियो पे बैठ के आप ऐसी बात कर रहे हैं। मैं एक जुमला बोलना चाहूंगा। मैं आता हूं साहब, लेकिन खुर्रम साहब तो आपको पता है वो बिके हैं घर, या आप ऐसे बिल्कुल। देखिए मैं आपको बताऊं ना कि ये मुझे खुद फोन कॉल्स आती थी और मुझे जो कंप्लेंट्स होती थी वहां के रेजिडेंट्स से, वो ये कंप्लेंट्स होती थी कि देखें जी हमारे घर के आने जाने के रास्ते बंद दी गई हैं, आप यहाँ पर आए ये मसाइल हल करें। आपके इवेंचुअली सर मुझे आपकी मेहरबानी मुझे एक देखो मेरी बात सुने, वो एक दीवार जो बनाई गई है वहां पे, वो दीवार, मेरी बात सुने, उसकी बात नहीं कर रहा, वो दीवार उस दीवार की बात ही नहीं हो रही है सर, सिक्योरिटी के लिए बनाई गई थी, वो दीवार बात ही नहीं हो रही, मैं इंटरनल सीट्स की बात कर रहा हूं। दीवार की बात कर रहे हैं एनीवेज सर, देखिए हम ये कहते हैं कि जो ये कि वो घर बिक गए या वहां पर हैं, जितनी भी घर है, एक बंदा कोर्ट में गया है, एक बंदे किसी ने एहतजाज किया है, एक शख्स ने कोई बात की है, अगर एक आधा घर बकौल आपके अगर उन्होंने खरीदा है, अल्लाह की मेहरबानी से वो खरीद भी सकते हैं, अगर उन्होंने खरीदा है तो दूसरी बात है, लेकिन ये कि जी 40 घर कब किए हैं आप, ये अभी इस वक्त कहते हैं, आप इस वक्त साबिर साहब कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। ये चीज है ना, ये सारी चीजें रिकॉर्ड के ऊपर है। देखिए ना, और बहुत सारे मामला है, खाली ये मामला नहीं है। आज का अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं तो आज सिंध असेंबली के अंदर क्या हुआ है, उसको भी जरा बहस के ऊपर ले लें। आज एक शख्स है जिसके ऊपर अरबों रुपए की करप्शन के इल्जामात हैं और उसके ऊपर तहकीकात चल रही है। आज 4 महीने के बाद सिंध असेंबली के अंदर इजलास होता है और दुनिया भर की सारी चीजें छोड़ दी जाती हैं, सूबे सिंध के जितने मसाइल छोड़ दिए जाते हैं और एक करारदाद पेश की जाती है जिसके ऊपर 2 से 2.5 घंटे बहस होती है। और बहस में यह बात होती है कि नैब का जो रवैया है वो मुनासिब नहीं है, वो डबल स्टैंडर्ड्स हैं। देखें जनाब आला, अब मैंने तो एक सवाल किया आज असेंबली, मैंने पहला सवाल किया कि सबसे पहली बात तो है कि ये जो आज एक रिवायत कायम की जा रही है असेंबली के अंदर कि एक शख्स के ऊपर करप्शन के इल्जामात हैं, वो अपना केस जो है कोर्ट में फाइट करेंगे और अगर नैब से जवाब देगी। उसके साथ से दूसरी बात यह है कि एक खातून है जिसका नाम है जीनत जहां वो खातून है जिन्होंने सबसे पहले ये रिवील किया था कि 6-6.25 अरब रुपए की करप्शन, वो खातून जो है उसको हालांकि हाईकोर्ट के ऑर्डर्स हैं उसकी ट्रांसफर कर दी है सखर के अंदर। उससे मेरी बात हुई है खातून से, वो कहती है मुझे डराया जाता है, मुझे धमकाया जाता है, मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल कर दी है। अब ये जमहूरियत है, इस तरीके से किया जाता है खातून के ऊपर, जिस खातून ने इस कौम की खून पसीने की मेहनत का पैसा जो करप्शन के नजर हुआ है उसको रिवील किया। अब बात यह है कि असेंबली के अंदर ये बात क्या बैठ करेंगे, ये जो भी मैटर देखें कोर्ट के अंदर होता है ना, उसको कभी भी असेंबली के अंदर डिस्कस नहीं किया जाता। आसिफ हसनैन साहब, आपका कमेंट सर क्या है ये अभी इस पूरे मामले पर? आपने उज़ैर बलोच को कहा जी कि वो अलग केस है और ये अलग केस है, ये आपने कहा था आसिफ हसनैन साहब, अभी फिर जवाब भी है साबिर बलोच साहब का। जी मैं एक बात बताऊं फान, कितनी खतरनाक बात है। उज़ैर बलोच के पास से गैर मुल्की पासपोर्ट निकला है, वो गैर मुल्की एजेंसियों के लिए काम कर रहा था, प्लस वो रॉ के लिए काम कर रहा था, और दूसरी तरफ वो जिस तरह कत्लेआम कर रहा था, लोगों की गर्दनें काट रहा था और ओपनली उसकी सोशल मीडिया पे चीजें आ रही थी। जो आदमी गैर मुल्की एजेंसियों के लिए काम कर रहा था उससे हुकूमती शख्सियात ना सिर्फ ताल्लुक़ रखती थी, उसने बताया, और वो सारी सोशल मीडिया और मीडिया पर हमारे आपके सामने है। तो ये एक इतना बड़ा एजेंट जो मुल्क के खिलाफ काम कर रहा था, उससे हमारी शख्सियात के ताल्लुकात थे। दूसरा एक सबसे अहम बात यह है कि अभी हम कह रहे हैं कि जी जो लोग हमारे हैं वो उन पे इल्ज़ाम है कि वो करप्शन में नहीं है। 350 लोग निकाल लें इनके अफसरान जो नैब में जाकर कबूल कर चुके हैं और पैसे देकर अपनी पोस्टों पर लगे हैं। उन सारे अफसरान ख्वाह एजुकेशन के हैं, एक्साइज के हैं, सारी मिनिस्ट्रियों में, उनको इस वक्त बिठाकर उनके नैब में अरेस्टिंग हो और उनसे पूछा जाए कि भाई आपने किसके कहने पे किया, किसको पैसे कमा के दे रहे थे और आप किसके कहने पे पैसे कमा रहे थे। तो ये सिंध में तो पूरा का पूरा जो इधर हशर नशर है, ये कोई ढकी छुपी तो बात ही नहीं है। सर आप ही कहते थे साबिर साहब सवाल उठाए उन्होंने कि आप फॉरेन एजेंट से आपके ताल्लुकात है, इसका जवाब आप देते जाएंगे, जरूरी है। और मैं फिर वाइंड अप की तरफ बढ़ना है। साबिर बलोच साहब, नहीं देखो मेरी बात तो अव्वल तो ये है कि यानी कि मैं टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे उज़ैर बलोच के मुतालिक कुछ पता नहीं है और ना मुझे मालूम है और ना मैं इन चीज़ों पे जो है ना उनके हक में कुछ कह सकता हूँ ना उनके खिलाफ कुछ कह सकता हूँ, इसलिए कि मुझे कुछ पता नहीं है उनके मुतालिक। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप क्या सोच सकते हैं कि पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी की क़यादत जो एक नेशनल लेवल पे एक नामदार सियासत कर रहे हैं, अच्छा वो अपने आप को इन चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, अपने आप को इन चीज़ों में वो लाएंगे। यहाँ पे देखो मेरी बात सुने, बात यह कि मामलात जो